बताइएगा सर, आवाज़ जा रही है क्या? हाँ, कोई साथी बताए, आवाज़ जा रही है क्या? हाँ नमस्कार गीता जी, आवाज़ जा रही है? हेलो, आवाज़ ठीक आ रही है? अच्छा, कुछ गड़बड़ी है? तो ये फैन जरा बंद करिए, फैन। अब ठीक है, आवाज़ आ रही है अब बढ़िया? ठीक है, तो बैकग्राउंड वाला शोर अभी चल रहा है क्या? फैन चल रहा था? तो दोस्तों, हमको आज कहा गया है जनमत के साथियों की तरफ से कि बनारस में जो राहत कैंपेन चला है पिछले 50-60 दिनों से लगभग ये जो कैंपेन चल रहा है, तो उस पर कुछ बातें, कुछ उस पर जो है कुछ उसके अनुभव आपके साथ मैं शेयर करूं। तो मैं बहुत विस्तार में बात नहीं करूंगा। कुछ उसके जो इस तरह के कुछ थोड़ा पहले जो चला है उसका एक विवरण आपके सामने रखूंगा पिछले 60 दिनों से, और उसके साथ साथ फिर उसके इस कैंपेन के दौरान जो बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे अनुभव हैं उसको भी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। और आज वही मैं अपने सब साथियों से बात कर रहा था, और अभी भी हमारा कैंपेन बनारस में चल रहा है, और ये 2 अर्थों में 3 अर्थों में चल रहा है। ये शुरू तो हुआ था राशन किट के रूप में, लेकिन ये अभी भी हमारा अभी मोहल्ला किचन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट था हम लोगों का, और वो जो थोड़ी देर से शुरू हुआ लेकिन बेहद जो है अच्छा अनुभव उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो अभी चल रहा है हमारा बनारस में। खास करके बनारस का जो कांसीराम आवास है, जो बनारस में बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जो दलित गरीब आबादी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। कह लीजिए कि 20 हज़ार लोग वहाँ पे जो है रहते हैं, वहाँ हमारा किचन अभी भी चल रहा है। लेकिन ये हम उसके और पीछे जाएं अगर, तो ये किचन जो है कम से कम शहर के 5-7 मोहल्लों में ये हमारा किचन चला। और शुरू में हम लोगों ने जब ये औचक एक दिन, जैसा कि हर बार करते हैं, मोदी जी आए और उन्होंने अचानक एक तरह से तालाबंदी कर दी, लेकिन उसके साथ साथ कोई इस तरह का राहत कैंपेन जांच के मसले पे, इलाज के मसले पे या भूख के मसले पे कुछ भी नहीं बोला, और लोगों को एक तरह से पूरी तरह से मरने के लिए एक तरह से छोड़ दिया। कुछ दिनों तक, 5 दिनों तक, 10 दिनों तक लोगों ने सोचा कि जो शायद ये लंबा नहीं चलेगा, और आश्वासन भी दिया गया ऊपर से कि 21 दिन का आप इंतज़ार करें, लेकिन वो 21 दिन अब धीरे धीरे 60 दिनों से जो है आप कह लीजिए कि बदलने जा रहा है। और अभी भी कोई किसी किस्म की राहत नहीं है। कोई लगातार ये खबरें आ रही हैं, बनारस में खुद ये बात आ रही है कि ये तेज़ी से कोरोना के जो है पॉजिटिव इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ रही है, और एक तरह से कहिए तो पूरा जो लॉकडाउन है, जो पूरी तरह से एक फेल्योर किस्म का जो है उसका सामने आ गया है।
तो शुरू में ही हम लोगों ने ये फील किया, आमतौर पे आदत में नहीं था हम लोगों के कि हम लोग कोई इस तरह का राहत कैंपेन इस लेवल पे चलाएं, लेकिन हम लोगों ने शुरू किया। एक हिचक भी थी, एक कोरोना का एक इस समय खास तरह से अटैक था, और एक डर भी लोगों के अंदर था, कार्यकर्ताओं के अंदर भी डर था। बहुत सारा जो मध्यवर्ग है, जो नागरिक समाज है, उसको डराया भी जा रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर उनके अंदर डर पैदा किया जा रहा था। तो एक बहुत ही इस तरह का स्थिति थी जिसमें कि कोई चीज़ शुरू करना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कोई चीज़ उसको जो है शुरू कर पाना ही जो है सबसे ज़्यादा। कुर्सी आगे करने के लिए कह रहे हैं रमायण जी, ठीक है। ओह सॉरी, इसको और इधर कर दीजिए। तो जो सबसे बड़ा जो संकट हम लोगों के सामने था, वो संकट था कि कैसे इस कैंपेन को शुरू किया जाए। बैठक तक करना शायद ज़्यादा कठिन काम हम लोगों के लिए होता जा रहा था कि कैसे बैठक किया जाए। हम लोगों ने फिर जो है एक शुरुआत की। हम लोग पहली बैठक नहीं कर पाए, और लेकिन एक इधर हम बाद में इस पे आएंगे कि ये वही लोग थे जो पिछले दिनों जो नागरिक अधिकारों पे जब हमले हुए थे, उस दौर में ये जो हिस्सा बहुत ताकतवर तरीके से बनारस में उतरा था, वही लोग थे जिन्होंने इस दौर में, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे कि ये राहत कैंपेन जो चला हमारा, वो राहत कैंपेन में ये जो इन्वॉल्वमेंट लोगों का हुआ, कार्यकर्ताओं का, और बड़े पैमाने पर लोग जो इसमें उतरे, तो ये केवल कुछ अचानक नहीं हुआ, इस पे हम अभी बात करेंगे। तो किसी तरह से बैठक हुई, और फिर हम लोगों ने पार्टी के साथियों ने और एक अपील की तमाम उन संगठनों से, वो बनारस के अंदर जो महिला संगठन है, पुआ, हमारा जो छात्र संगठन है आइसा, और अन्य जो छात्र संगठन है, BCM है, हमारे जो AISF है, हमारे साथ एक लंबे समय से रिश्ते में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट है, हमारे साथ सेकुलर फोरम है जो लंबे समय से हम लोगों के साथ हर आंदोलन में, इस तरह के कठिन समय में हम लोगों के साथ आमतौर पे रहता है। SFC है, स्टूडेंट फॉर चेंज, जिसको वो हमारे साथ आया। इंसाफ मंच जो लंबे समय से यहाँ दलित और माइनॉरिटी क्वेश्चन को बहुत ही मजबूती से एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वो भी हम लोगों के साथ था। तो ये एक और भी संगठन थे, शायद एक आध दो संगठन भूल रहे हो, नागरिक अधिकार मंच था हम लोगों के साथ जो है, और शुरू उसमें जो है लेफ्ट के भी कुछ और ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों के साथ इसमें आए, और एक हम लोगों ने इस तरह का ग्रुप बनाया। और शुरू में हम लोगों ने एक अपील की नागरिक समाज से, और थोड़ा हम लोग चकित हुए 2 दिन के अंदर ही जिस लेवल का समर्थन मिला इकोनॉमिक नागरिक समाज की तरफ से, अद्भुत किस्म का था। मैंने 2 दिन के अंदर उसने पूरा एक लोगों का कॉन्फिडेंस जो है कई गुना बढ़ा दिया, और जो शंका थी, कई शंकाओं को उसने जो ख़त्म कर दिया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये पूरी टीम कह सकते हैं कि जो बनारस के अंदर ये सारे नागरिक जो कार्यकर्ता हैं, इन सब लोगों ने बड़े पैमाने पर मेहनत करना शुरू किया। हम लोगों ने एक ज़रूर बात की कि हम शारीरिक दूरी को मेंटेन करेंगे, लेकिन सामाजिक एकता को और मजबूत करेंगे, और ताकतवर तरीके से समाज के साथ जुड़ेंगे। ये हम लोगों ने इस पॉइंट को हम लोगों ने पकड़ा, और शुरू में आपने देखा जिस तरह से इसको लागू करने की कोशिश की गई, इस पे भी बाद में हम लोग बात करेंगे कि एक बार एक समय तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही बोल दिया, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ से शुरू हुई, फिर आपके प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया, और धीरे धीरे मैं देखा कि वो जो है वो एक गलत व्याख्या जो है शारीरिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंस को जो है लोगों ने दूसरे रूप में लेना शुरू किया। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे इसको तोड़ने की कोशिश की, और बहुत शुरुआती समय में हम लोगों ने बनारस के किसी एक मोहल्ले को नहीं चुना, हम लोगों ने बनारस के दर्जनों मोहल्लों को चुना, और कम से कम आप समझिए कि इसमें 50 से 60 या 40 से 50 कार्यकर्ता जो इस पूरे अभियान में 40 से 50 कार्यकर्ता, वो उनका ये काम बना कि वो हर मोहल्ले में ऐसे जो बेहद जो है कमज़ोर परिवार हैं, जो सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त परिवार हैं, उनको रोज़ वो चुनते थे, एक जांच पड़ताल कर लेते थे। और ये जो है कार्यकर्ता इस तरह से हम लोग कम से कम जो है, और एक किट जो होता है वो
किट हम लोगों ने शुरू में जो किया वो राशन किट आप समझ इस किस्म का राशन किट था कि उसमें अगर आप किसी एक परिवार को दिया जाए तो वो कम से कम 50-60 परिवारों 20-30 दिन तक 20 से 25 दिन तक वो बेहतर ढंग से अपनी ज़िंदगी को जो है एक कम से कम भोजन के मामले में, उसमें चावल, उसमें आटा पर्याप्त मात्रा में, उसमें दाल पर्याप्त मात्रा में, उसमें तेल पर्याप्त मात्रा में, उसमें नमक और मसाला, उसमें जो है सब्जियां, आलू से लेकर के और जो चीज़ें जो है, और जो भी इस तरह का सैनिटाइज़र, उसमें साबुन, उसमें इस तरह की चीज़ें जो हैं इंतजामात इसके किए गए। और ये चला 10 दिन तक, और हर मोहल्ले के 5-7 परिवारों को हम लोग 10 परिवारों को रोज़ हम नए इस तरह के चुनते थे, और इस तरह से हम लोगों ने पूरा एक 10 दिनों तक लगातार इसी कैंपेन को हम लोगों ने चलाए रखा। लेकिन बाद में एक बात और समझ में आई कि ये जो राहत कैंपेन है, इसमें कैसे जो पीड़ित हिस्सा है उसको कैसे इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि उसके स्वाभिमान को जगह जगह चोट पहुंच रही थी। वो जब ये जो मैंने देखा हम लोगों ने कि जो खाना कहीं बनाते थे और ले जाते थे जो है किसी मोहल्ले में, और वहाँ बांटना शुरू करते थे और पूरी गैदरिंग कर देते थे, और एक असुरक्षा रहती थी लोगों के दिमाग में कि पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं, ये जो खाना बट रहा है, ये जो खाना बांटा जा रहा है, ये नंबर आएगा कि नहीं आएगा, और इस वहाँ भगदड़ मच जाती थी। और इस तरह से एक बड़ी अनह्यूमन किस्म की जो है पूरा माहौल बनारस में हमने देखा, महसूस किया कि जगह जगह बना, क्योंकि खाना बहुत लोग कर रहे थे, बहुत सारी संस्थाएं जो है, बहुत सारे इंडिविजुअल लोग ये खाने का इंतजाम जो है वो वहाँ पे कर रहे थे। लेकिन हमने इस चीज़ को देखा कि ये बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ी थी, और ये शारीरिक दूरी को ध्वस्त करती थी, लोगों के स्वाभिमान को, लोगों के सम्मान को चोट पहुँचाती थी। हमने देखा पुलिस बूथ पे, आप भी देखे होंगे, कई शहरों में आपने फील किया होगा कि पुलिस बूथ पे लाइन लगवा देती थी लंबा, और पूरा वो डंडा लेकर के बैठा देते थे, लाठी लेकर के, और बहुत ही बेचारगी वाले अंदाज में लोगों को जो है वहाँ पे बैठा दिया जाता था, और घंटों लोग बैठे रहते थे। और वो भी कोई सरकारी जो कोई उस तरह का नहीं था, वो किसी समाज से ही जो है उसके ऊपर प्रशासन दबाव बना करके कि खाना आपको यहीं देना होगा, इस तरह का एक प्रेशर क्रिएट करके उनको वहाँ बूथ के पुलिस थाने पर, पुलिस चौकी पे, पुलिस बूथ पे, और जो प्राइवेट लोग भी अपनी अलग से कर रहे हैं। तो हमने फील किया कि ये थोड़ा सा इस पूरे मामले में पूरी टीम ने ये फील किया कि कैसे जो है ये उनको जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम जो है राज मशीनरी को करना चाहिए, वो काम तो वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम भी जो कर रहे हैं, समाज भी जो कर रहा है, उसमें सम्मान का जो सवाल, उसमें स्वाभिमान का सवाल, उसके साथ साथ जो है उनके इन्वॉल्वमेंट का, जो पीड़ित लोग हैं भूख से, उनके इन्वॉल्वमेंट का सवाल, इसको भी हमको, और वो शारीरिक दूरी का जो इंतजाम है, ये सब हमको करना होगा। और इस पूरी प्रक्रिया में मोहल्ला किचन जो है हम लोग के सामने आया, और मोहल्ला किचन हम लोगों के लिए तो पहला ही प्रयोग था, एक हम लोगों ने बस एक प्रयास किया। लेकिन जब हम लोग गए तो धीरे धीरे आइडियाज आते गए, लोगों की बातें आती गई, और इस पूरी प्रक्रिया में हम लोग जाते थे जिस मोहल्ले में, हम लोग उसी मोहल्ले में किचन शुरू करते थे जहां लोगों को ये लगता था कि लोग उस किचन को चलाने के लिए उस मोहल्ले के अंदर से तैयार होते थे। तो इस पूरी प्रक्रिया में हम लोग उस मोहल्ले के जो कुछ अगुआ साथियों को तलाशते थे, और उस अगुआ साथियों का ये जरूरी नहीं है कि वो भूखे लोग ही हों, वो उस मोहल्ले के अंदर के जो संवेदनशील हिस्सा था, जो संवेदना के साथ कुछ करना चाहता था, वो उसकी बैठकें करते थे, और उसके सामने हम अपना प्रस्ताव रखते थे। हम अपना प्रस्ताव रखते थे कि भाई आपको ये किचन चलाना होगा, आपको कोई अपने मोहल्ले में ही जगह का इंतजाम करना होगा, आपको जो है मोहल्ले के अंदर जो बर्तन का इंतजाम है, जो सिलेंडर का इंतजाम है, जो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, उसका आपको इंतजाम करना होगा। आपको ही जो है उस मोहल्ले में आपको रोज़ जो है आपको पीड़ित जो परिवार हैं, जो ज़्यादा भूख से पीड़ित परिवार हैं, उनको रोज़ चिन्हित करना होगा। आपको जो है जहाँ किचन चल रहा है वहाँ आप किसी किस्म का कोई गैदरिंग नहीं होने देंगे। ये कुछ शर्तें हम उनके सामने रखते थे, और कल्पना से परे लोग तैयार होते गए, और ये चल पड़ा ये हमारा किचन। और उसमें ख़ास बात उसमें और भी जुड़ती गई, उनका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा,
और हमने ये देखा कि हम जो फंड भी उनको जो मुहैया कराते थे, नागरिक समाज द्वारा जो उपलब्ध कराया हुआ फंड हम उनको जो उपलब्ध कराते थे, वो उन्होंने भी फंड कलेक्शन करना शुरू किया। उनकी टीम भी इस पूरे दौर में हमने देखा कि जो है एक टीम खाना बनाती थी और एक टीम जो है खाना जब तैयार हो जाता था उसको घर घर पहुंचाती थी और पूरे स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ। और फिर हम ये फील कर रहे थे कि एक टीम ऐसी भी थी जो सक्षम टीम थी, अगल बगल के जो सक्षम मोहल्ले हैं जो मदद कर सकते हैं, जो आर्थिक मदद कर सकते हैं, उनके पास जाती थी और उनके साथ जो है उनसे एक रोज कलेक्शन टीम एक निकलती थी और अच्छा खासा उनको खुद ही फंड मिलने लगा बड़े पैमाने पर। और जो उनकी कमी रहती थी, जो उसमें वो रहता था, हम बाहर से जो नागरिक समाज द्वारा जो उपलब्ध कराया हुआ फंड उसमें जोड़ते थे। और इस तरह से वो पूरा एक जो है आप कह लीजिए कि एक बेहतर माने हम लोगों के लिए भी एक इस किस्म का कोई अलग किस्म का ही प्रयोग था। और हमने ये फील किया इस दौरान कि आम तौर पे इस मोहल्ला किचन ने जो 6, 7, 8 जगहों पे 8 मोहल्लों में अनवरत चलता रहा, अभी एक बड़े मोहल्ले में अभी भी वो चल रहा है, अभी उसकी डिमांड अनवरत बढ़ती जा रही है। जो है ये जिस तरह का सरकार का जो रवैया है, जिस तरह से उसने छोड़ दिया है लगभग लोगों को, तो जिस तरह की किस्म की चीज़ें बढ़ रही हैं तो वो तो बढ़ता जा रहा है उसमें। तो हमने ये फील किया कि ये जो राहत अभियान था, इस राहत अभियान ने गहरे रिश्ते बनाए जो है पीड़ित परिवारों से, गरीब परिवारों से। ये इसका खास बात था जो इसको हम लोगों ने ये फील किया। और ये रिश्ते किस्म के थे, ये एक रिश्ते जनता से थे और एक रिश्ता ऐसा बना जो इन 5-7 मोहल्लों में, 10 मोहल्लों में 50 इस तरह के, कम से कम 50 इस तरह के नागरिक कार्यकर्ता हैं जो आने वाले समय में गरीबों की लड़ाई में अपना योगदान दे सकते हैं, जो उस दिशा में सोच सकते हैं। एक इस तरह का गहरा रिश्ता कह लीजिए कि कम से कम 50, 60, 70 किस्म के इस तरह के बनारस के अंदर ये इस तरह के कार्यकर्ता इस अभियान ने दिए, जो बेहद संवेदनशील, बेहद समर्पित और बेहद जो है लंबे समय तक गरीबों के लिए काम करने वाले इस तरह के लोगों से हम लोगों की मुलाकात हुई। और इसलिए हमने राहत को रिश्ते की तरफ ले गया और फिर उसको जो बड़ा बदलाव का आंदोलन चल रहा है, जो मूवमेंट चल रहा है, उसके साथ उसको जोड़ने की कोशिश की। और ये मोहल्ला किचन अभी जहां हमारा चल रहा है उसमें हम लोगों ने एक इस रिश्ते से हम लोगों ने ये देखा, फील किया कि अब इसको अगले चरण में कहाँ ले जाया जाए। और फिर हम लोगों ने इसमें अब राहत के साथ साथ रोजगार के लिए सरकार से टकराव, सरकार के ऊपर दबाव, ये एक कोशिश हम लोगों ने शुरू की है कि हम जो है राहत को देंगे, समाज राहत देगा, अभियान चलाएगा, लेकिन ये सरकार को भी हम चैन से बैठने नहीं देंगे। ये ऐसे नहीं चलेगा, इनको भी जवाबदेही लेनी होगी। और ये इस दिशा में हम लोग जो है अब बढ़े हैं और राहत हमारा चल रहा है। लेकिन राहत केवल सीमित नहीं है। और आपने देखा होगा एक हम लोगों ने बनारस की बात कैंपेन चलानी शुरू की है पिछले 5-7 दिनों से, 10 दिनों से। आप लोगों ने फील किया होगा कि इस दौरान ये जो कैंपेन हम लोगों ने चलाया है, ये कैंपेन केवल ये ऐसे नहीं चल गया। ये जो जिस दौरान हम लोग राहत कैंपेन चला रहे थे, ये मोहल्ला किचन चला रहे थे। और हाँ, एक बात और आपको इसमें बता देना जरूरी है कि इस बीच में हमने फील किया कि जो सफाई कर्मी जो पूरे बनारस के अंदर जो एक योद्धा के बतौर काम कर रहे हैं, तो डॉक्टरों की चर्चा हो, हम लोग भी ये फील कर रहे थे, डॉक्टर्स को सामना करना पड़ रहा है, उनको भी मदद की ज़रूरत है, उनको भी सरकार ने अपने हाल पे छोड़ दिया। लेकिन हमने फील किया कि चर्चा में ये सफाई कर्मी गायब है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा, इस पर कहीं कोई बात जो है इनको मदद की। जितना खतरा ही झेल रहे हैं सड़क पे, जितना खतरा संकट में है ये, इनके ऊपर बहुत कोई हम देख रहे हैं कि सरकार तो नहीं है लेकिन सोसाइटी का भी उतना ध्यान नहीं था। इसलिए हम लोगों ने इसको भी फोकस किया। और हम लोगों ने एक बीच में ये भी अपील की थी कि इन्हें कैसे हम लोग राशन किट अगर मुहैया करा रहे हैं हम, तो हम इन्हें सुरक्षा किट कैसे मुहैया कराएं। और ये कैंपेन भी हम लोगों ने कम से कम यहाँ 4 बस्तियों में, 4 सफाई कर्मी बस्तियों में हम लोगों ने इसको चलाया और ये इनके साथ इनको एक मदद की। हमने फील किया कि वहाँ वो बेहद असुरक्षित माहौल में काम कर रहे हैं। उन्होंने सवालों के बौछार कर दिए हम लोगों से जब उनसे बात करना शुरू किया कि क्या कर रही है सरकार, हमको एक तरह से मरने के लिए छोड़ दिया है। कोई इस तरह का न साफ सफाई, न वो पूरे शहर को साफ करते हैं लेकिन उनके मोहल्ले को न सैनिटाइज किया जा रहा था, उनको न सुरक्षा की जिम्मेदारी व्यवस्था की जा रही थी, न उनको किसी किस्म का वो किया जा रहा था।
तो ये भी एक बीच में चला। तो ये जो राहत कैंपेन था अब एक दूसरे चरण में जा रहा है। हम लोगों ने ये जो रिश्ते बनाए इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें आने वाले समय में शुरू किया है। इस दौरान हम लोगों ने बनारस के राहत कैंपेन के दौरान जो बनारस के अंदर जो असंगठित हिस्सा है, जैसे आप सोचिए कि घरेलू कामगार महिलाएं, जैसे आप सोचिए कि बनारस के अंदर जो ऑटो ड्राइवर है, जैसे रिक्शा चालक है, आप इसमें देखिए कि जो छोटे छोटे गोश्त व्यापारी हैं, आप देखिए जो बनारस के अंदर जो नाविक समाज है, इसमें जो है आप देखिए जो है इस तरह के कह सकते हैं कि जो निर्माण मजदूर हैं जो बनारस के अंदर, हमने इनके साथ एक जो है इसी दौरान जो बुनकर समाज है इनके साथ हमने बैठकें शुरू की और इसमें हम लोगों ने कम से कम दर्जनों बैठकें इसी दौरान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जिसको आप शारीरिक दूरी फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए, हमने बनारस के जितने भी इस तरह के तबके हैं जिन पे ध्यान नहीं है, जो सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं इस समय, उन सबसे रिश्ता बनाने की कोशिश की। और इस दौरान हम लोगों ने दर्जनों बैठकें की। नाविक समाज के साथ हमने जाना, उनका हाल जानने की कोशिश की कि वो किस हाल में है, क्या चाहते हैं वो आने वाले समय में। हमने गोश्त व्यापारियों से बात की, हमने जो है वहाँ पे पटरी दुकानदारों से बात की और हमने जो है देखा कि महसूस किया कि जो है ये जो ऑटो ड्राइवर है इनका एक इसी दौरान में हम लोगों ने एक नया यूनियन का गठन किया। इसी दौरान हम लोगों ने निर्माण मजदूरों का यूनियन का गठन किया। इसी दौरान हम लोगों ने जो है घरेलू कामगार जो महिलाएं हैं इनको भी हम लोगों ने जोड़ा। और आपने देखा होगा अभी एक हम लोगों ने एक लाइव फेसबुक लाइव यहाँ CPIML वाराणसी का जो लाइव है इस पे हम लोग इनका चला रहे हैं। तो ये केवल हम लोग लाइव नहीं चला रहे, ये लाइव चलाते हैं क्योंकि समाज भी जाने, समाज तक इनकी बात पहुँचे, सरकार तक इनकी बात पहुँचे। लेकिन हम केवल लाइव के जरिए ये बातें नहीं पहुँचाने जा रहे, हम आने वाले समय में हम इनकी गोलबंदी नीचे कर रहे हैं और इनके मांग पत्र हमने डिमांड चार्टर आप डिमांड तैयार कर रखा है। ये नाविक समाज का, ये पटरी दुकानदार का, ये जो है आपके बुनकर समाज का, ये हमने जो है निर्माण मजदूरों का, ये हमने जो है ये ऑटो ड्राइवर्स का, ये डिमांड पत्र हम सौंप रहे हैं। CM को सौंप रहे हैं, कमिश्नर को सौंप रहे हैं, मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। और ये केवल सौंप नहीं रहे, ये इस समय हमने ये इनके नीचे इनको इस मसले के लिए भी तैयार कर रहे हैं कि ये जो पोस्ट कोरोना दौर में हम ये देख रहे हैं कि दुनिया खुल रही है, लेकिन हम कि दुनिया उनके लिए खुल रही है जो के ऊपर गहरा शराब लॉबी ने एक दबाव बना दिया सरकार के ऊपर, तो सरकार को सरेंडर करना पड़ा। आपने देखा कि दूध आपको भले 1 घंटे 2 घंटे मिले, लेकिन की दुकानें आपको शाम को 7 बजे तक आराम से खुली मिलेगी। हमने देखा कि बड़े बड़े इस तरह के जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी नहीं, उनके लिए कोई मामला नहीं है, उनका प्रेशर बना तो उनके लिए खुल गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि कोरोना के साथ ही जीना है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये पटरी वालों के लिए क्यों नहीं खुलेगा। ये पटरी वाले जो बनारस में हैं, ये इनको क्यों नहीं खोलने दिया जाएगा। ये आवश्यक वस्तु 2 घंटा शारीरिक दूरी मेंटेन करते हुए क्यों नहीं बेच सकते हैं अपने सामान को। ये मैं देख रहा हूँ कि जो है ये नाविक समाज है बनारस के अंदर। हमने देखा कि मैं नाविक समाज से हम लोग मिले, नाविक समाज के लोग कह रहे हैं कि भैया 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद बरसात आ जाएगी और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। और जब बाढ़ जैसी स्थिति बनेगी और हमारी नावें अगर इसी समय हम उसकी मरम्मत करते हैं और इसका अगर इस दौर में हमको मरम्मत करने नहीं दिया गया तो 2 महीने बाद जो है बाढ़ जैसी स्थिति आएगी और हमारी पूरी पूंजी की डूब जाएगी। इस पर क्या है, ये बाढ़ इस समय उनको मरम्मत करने की छूट देने से आपको क्या दिक्कत है। ये क्या ये केवल कोरोना के चलते है कि क्या ये सरकार की जो है नज़रिया है इस खास तबकों को देखने का, ये उनको क्यों नहीं ये छूट दी जा सकती है। वो 1-2 लोगों को लेकर के अपनी रोजी रोटी क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं। हमने देखा कि बेवजह गोश्त व्यापारियों बेवजह पूरा दुनिया भर का स्वास्थ्य मंत्रालय जो है कहीं भी उसको कोरोना से लिंक नहीं कर रहा है, कहीं भी उसका कोरोना से कोई लिंक नहीं है, बल्कि उल्टी बात आ रही है कि इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए वो एक बहुत ही बेहतर और सस्ता जो है संसाधन है। केंद्र सरकार भी आप देखिए कि अपने आवश्यक वस्तुओं में उसको जो है शामिल किए हुए हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि न केवल बनारस बल्कि और जगहों पे पिछले 2 महीने से जैसे एक मौके की तरह, जैसे वो लग रहा है कोई कम्युनल एजेंडा हो उसको केंद्रित करके
उस पूरे धंधे को जो है सरकार प्रशासन ने सचेत ढंग से उसको ठप कर दिया है। इसको खास समुदाय का प्रश्न बना करके इसको टारगेट करने की कोशिश हो रही है, जबकि वो खास समुदाय का प्रश्न नहीं है। हम इस सवाल को ऐसे तो नहीं चलने देंगे। ये सवाल तो आपको इसको भी तो आपको करना होगा। ऑटो ड्राइवर कह रहे हैं, हमारे जो है उनके साथ मीटिंग हुई, कल फिर एक मीटिंग है उनके साथ, वो कह रहे हैं भाई ये बताइए आप, ये जो है हम एक लोगों को 2 लोगों को लेकर के क्यों नहीं चल सकते हैं? कहीं अगर मीटर पे गाड़ियां चल सकती हैं पूरे जो है तमाम जगहों पे, तो हम जो है मीटर लगा करके 1 लोगों को 2 लोगों को, क्या दुनिया बहुत सारे महानगरों में चलता है, हम क्यों नहीं चल सकते? ये रिक्शा वाले कह रहे हैं कि भाई हम शारीरिक दूरी, तुम्हारी राहत ने तो तुम्हारी, हम गुस्से में लोग बोल रहे हैं, मैं जब भी उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ कि तुम्हारा राहत फाहत हमको नहीं चाहिए, क्योंकि सचमुच राहत नहीं मिला है। अभी मैं देख रहा था 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है घोषित है, ठीक है, और अर्थशास्त्री उसको घटा बढ़ा के कह रहे हैं कि जो है 2 लाख भी नहीं होगा करोड़। और जब मैं रिक्शे वाले से पूछ रहा हूं तो कह रहा है कि 200 रुपया भी पैकेज नहीं है। आप जरा सोचिए, आप खुद सोचिए जरा, जब ऑटो वाले से पूछेंगे इस राहत पैकेज का जो असली सच है, तो वो 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज है, अर्थशास्त्री जो बता रहे हैं उसको भी अगर अब और नीचे जाइए वो 2 लाख पे आ रहे हैं। और जब आप किसी नीचे गरीब आदमी से पूछिए तो वो कहता है कि 200 रुपया भी हमको नहीं मिला। और ये राहत का हालत है। तो राहत के नाम पे तो वो गुस्सा हो जाते हैं, जो ही उनसे बात करिए तो कहते हैं कि मैंने गुस्से में वो बात कह रहे हैं कि उनको राहत नहीं चाहिए, हमको रोजगार करने दो, हमको काम करने दो। लेकिन बात तो यह गुस्से में है, जरूरत तो है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लगातार ऐसे तबके हैं, निर्माण मजदूर मिस्त्री हैं, कह रहे हैं कि भाई रात को हमको काम करने दिया जाए, हम शारीरिक दूरी मेंटेन करेंगे, भाई आप इसका निगरानी करिए, आप इसको देख लीजिए, उसमें आपके पास तो पूरा फौज फाटा है, आप इसकी जानकारी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा चल रहा है, ये अब आने वाले समय में ये जो राहत कैंपेन है, इससे गरीबों से एक बेहतरीन रिश्ता हमने बनाया है, और इस रिश्ते को हम अब उनके रोजगार के आंदोलन की तरफ मोड़ने जा रहे हैं। और आने वाले समय में हम निश्चित तौर पे ये आपको ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा सेंटर पॉइंट बनने जा रहा है पूरे पूर्वांचल में। ये जो हमने देखा कि ये प्रवासी मजदूर, ये हाईवे पे उनकी मदद की जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथी लोग दर्जनों बार यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के लोग हैं, हमारे जो है बहुत सारे यहाँ पे ग्रामीण इलाके के जो किसान संगठन हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बहुत ही तन्मयता से बनारस के अंदर भी आप देखेंगे कि हाईवे पे लगे हुए हैं। लेकिन एक और चीज़ है, हमने फील किया है, हम लोगों ने एक ऐलान किया है पूरे पूर्वांचल के लिए, ये जो गांव लौट रहे हैं, ये जो प्रवासी मजदूर हैं, और इनसे एक रिश्ता बना, इन तक पहुंचने का जो सवाल है, ये सब कुछ हार करके, सब कुछ खो करके जो है, ये आपको जो है, आपको देखेंगे कि अपने गांव लौट रहे हैं। और आप जानते हैं कहीं भी क्वारंटाइन सेंटर का जो सवाल है, आप जानते हैं बेहद घटिया और अपमानित करने वाला है। और वो कह लीजिए कि उसका बहुत ही, उसका जो जातिवादी एंगल है, उसका जो पूरा जो कम्युनल एंगल है, वो बहुत ही घिनौने रूप से आपको क्वारंटाइन सेंटर में, आपको बनारस में भी दिखेगा। ये कोई बहुत इसमें इस तरह की बात नहीं है। ये जो लौट रहे हैं, इनकी एक हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं। एक हमने अभी अपील किया है पूरे नागरिक समाज से कि ये जो इनकी हमने अभी 10 हज़ार लोग इसी बनारस में अभी लौटे हैं, इनकी हम लोगों ने एक लिस्टिंग की है। इसमें हज़ारों लोगों की हम लोगों ने लिस्टिंग की है। इस दौरान उनके साथ हम बैठकें कर रहे हैं गाँव में, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो आने वाले समय में क्या चाहते हैं। तो एक चीज़ जो बहुत मजबूत स्वर जो उनका उभर के आ रहा है कि हम अपने गांव देहात में ही, अपने इलाके में ही काम चाहते हैं, हम नहीं लौटना चाहते हैं मुंबई, हम नहीं दिल्ली लौटना चाहते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि आप क्या झेले हैं वहाँ पे, आपने क्या झेला है वहाँ पे, तो वो साफ साफ उनकी बात आती है कि जो है इतनी क्रूरता, इससे ज़्यादा क्रूरता क्या हो सकती है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि आपको शारीरिक दूरी मेंटेन करना है, और एक तरफ, दूसरी तरफ 40 दिनों तक हमको जो है उन कोठरियों में, जिसमें कि 20-20 लोग, 10-10 लोग रहते हैं, उन कोठरियों में भूखे हमको रहने के लिए, मरने के लिए, और बुरी तरह से बीमारियों की शिकार बन जाने के लिए एक तरह से चारे के बतौर हमको 40 दिनों तक छोड़ दिया गया। कहाँ है सरकार, कहाँ है व्यवस्था? ये सवाल वो सीधे कर रहे हैं। इससे ज़्यादा क्रूरता क्या हम लोगों के साथ हो सकती है? ये 40 दिन पहले ट्रेनें क्यों नहीं चल सकती, और जब ये ट्रेनें चल रही हैं तो ये मौत की ट्रेनों में कैसे बदल गई? बनारस में रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे कि वहाँ मौत हुई है, वहाँ पे
और मरे हैं लोग, यहाँ रेलवे स्टेशन पे आते आते उन्होंने जान अपनी छोड़ दी है। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो ये जो ढकोसला है, घिनौना ढकोसला है, वो आपको ट्रेन में भी दिखेगा कि किस तरह से उन्हें न भोजन का इंतजाम मालगाड़ी की तरह जैसे लाद करके, बोरा लाद करके जैसे लाते हैं, उस तरह से ट्रेनें लेकर के इनको गाँव में पहुँच रही है। और जब वो क्वारंटाइन सेंटर में पहुँच रहे हैं, भयावह है उनके लिए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किन स्थितियों में वो जी रहे हैं। अब हम लोगों के सामने एक बड़ा एजेंडा है कि कैसे इनका जो सब कुछ लुट गया है, ये जो बेहद निराशा की तरफ गए हैं, इनको कैसे एक ताकत में बदला जाए, इनके साथ कैसे जुड़ा जाए और इनके हक अधिकार को लेकर के आने वाले समय में पूर्वांचल में हम कोशिश करेंगे। बनारस उसका निश्चित तौर पे बनारस को नेतृत्व करना चाहिए पूरे पूर्वांचल में। ये जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, इनकी एक बड़ी गोलबंदी, और जो सरकार कह रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम इन्हें रोजगार की व्यवस्था करेंगे और इनको हम देंगे, तो ये मनरेगा की हैसियत नहीं है कि मनरेगा के जरिए आप पूरा कर सकते हैं। तो ये पूर्वांचल में जो खेती की जो क्राइसिस है, इसको तो हल करना होगा आपको। ये जो पूर्वांचल में बुनकरी को जो आपने ख़त्म कर दिया है, इसको तो ठीक करना होगा। ये जो है सैकड़ों जो कातन मिले हैं, दर्जनों जो कातन मिले हैं, ये जो तमाम इस तरह की बंद बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इनके बारे में आपको सोचना होगा। ये एक बड़ी लड़ाई है पूर्वांचल के अंदर। इनको लेकर के आने वाले समय में हम लोग इस पर वो कोशिश करेंगे। हम ये कुछ बातें आपसे, कुछ जो मैं करना चाह रहा था, कुछ और चीज़ें हैं जिस पे मैं जो हम लोगों के अनुभव में था। ये जो आपका बनारस में जो कैंपेन चला है, ये कैंपेन ऐसे अचानक नहीं चला है। एक आंदोलनों की, और जब भी कोई बड़ा संकट है, सत्ता का कोई बड़ा अटैक है, और उस पर जब भी कोई इस तरह की संकट आया है, तो हमने जो है एक पिछले दौर से ही हम लोगों ने एक ऐसा मैं देख रहा हूँ कि बनारस के अंदर एक CPIML और तमाम और जो संगठन हैं, खास करके जो अलग अलग संगठनों के जो लोग हैं, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशनों के लोग हैं, तमाम जो इस तरह के यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के लोग हैं, EPWA जो महिला संगठन है उसके जो लोग हैं, ये BCM छात्र मोर्चे के लोग हैं, जो आइसा और AISF के लोग हैं, नागरिक अधिकार मंच है, जो इंसाफ मंच है, जो ढेर सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, और कई बार जो है CPM के साथ, CPI के साथ, इनके साथ भी जो है हम लोगों ने ये देखा कि ये जो अचानक नहीं हुआ है। आपने अगर याद करें आप जो है कि योगी सरकार आते ही स्लाटर हाउस को किस तरह से गैर कानूनी तरीके से और बुरी तरह से उसको जो है बंद कर दिया गया था। अचानक एक आदेश आया था और वो बड़ा आंदोलन यहाँ चला, और बनारस में स्लाटर हाउस को निर्माण करना पड़ा, उसमें हम साथियों को जेल भी जाना पड़ा। वो एक आंदोलन चला, हमने आप लोगों ने अगर फील किया होगा। उससे पहले बनारस के अंदर एक बड़ा आंदोलन चला जो है बरुणा किनारे, जो है ग्रीन बेल्ट जो आंदोलन था, ग्रीन बेल्ट के नाम पे हजारों घरों को, लोगों को उजाड़ने की कोशिश हो रही थी बरुणा किनारे। उस पर एक बड़ा मूवमेंट चला, और आप समझिए कि उसमें भी सरकार को, अखिलेश सरकार को, बाद में योगी सरकार को भी पीछे हटना पड़ा। अभी हमने, आप लोगों ने देखा होगा कि इसी दौरान बनारस के अंदर जब ये नागरिक अधिकारों पे मोदी सरकार ने अटैक किया था, उस दौर में भी आपने देखा होगा कि बनारस ने एक ताकतवर किस्म का जो है आंदोलन खड़ा किया, और उसमें भी आप लोगों ने महसूस किया होगा। उसमें 20 दिन तक हम 70 साथियों को बेवजह, और एक डेमोक्रेटिक आंदोलन, एक बेहद लोकतांत्रिक आंदोलन के चलते 20 दिन तक लोगों को बनारस जेल में रहना पड़ा। और इसने मजबूत किया एक, मैं देख रहा हूँ कि, और फिर ये इस पूरी धारावाहिकता में अगर आप देखेंगे तब ये बनारस के अंदर का ये आंदोलन है, और इसलिए इस बात को समझना है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि ये ऐसे जब भी मौके आते हैं, हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो सत्ताधारी राजनीति, ऐसे जब भी बनारस के अंदर मौके आए, सत्ताधारी जो राजनीति है उसने बेहद हमने देखा कि वो जो है समर्पणकारी भूमिका की, चाहे वो स्लाटर हाउस आंदोलन हो, चाहे ये NRC आंदोलन हो, उसने एक तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया है। इसी कोरोना दौर में आप देखिएगा जो ताकतवर किस्म की पार्टियां हैं, सत्ताधारी पार्टियां हैं, हम कहीं उनको नहीं देख पा रहे। अभी मैंने देखा कि एक बड़ी पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के जेल में है, और मैं सन्नाटा देख रहा हूँ। ये मैं उनके लोगों से इस पे बात कर रहा हूँ, हम लोग की जो है, आप ये बताइए कि आपका प्रदेश अध्यक्ष बंद है जेल में अभी, और कहीं कोई आपको कोई आंदोलन नहीं दिख रहा होगा।
कहीं कोई आपको प्रदर्शन नहीं दिख रहा होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सब लोग इस बात को जानते हैं। तो एक बेहद सरेंडर आपको दिखेगा कि इस दौर में, जब मोदी सरकार का कोरोना के दौर में, जब नागरिक अधिकारों के एनआरसी और एनपीआर के रूप में, कभी योगी सरकार का स्लाटर हाउस एक खास कम्युनल अटैक के दौर में हम जब देखते हैं, जब ये दौर आता है तो उस दौर में हम ये फील करते हैं कि तमाम जो सत्ताधारी ताकतें, अभी आपको ये भी आपने ध्यान दिया होगा कि इस दौर में ये कोरोना का जो अटैक है, सरकार से साथ तो उनके रिश्ते हैं, सरकार तो उन्हीं की है, लेकिन कोरोना के दौर में आपने देखा होगा कि अभी आपको कहीं आरएसएस भी दिख नहीं रहा होगा। ये भी आप देखिए, थोड़ा इसको फील करिए कि हम पहली बार बनारस में देख रहे हैं कि ये डर कितना बड़ा है और कैसे ऐसे समय में जो है उनका नाटक भी वो करने नहीं सामने आते हैं। कैसे हमने फील किया कि आरएसएस को भी आपको कहीं नहीं दिखेगा, जो वो इसी दौर में अपनी राजनीति को और ज़्यादा वो करने की कोशिश करते हैं, वो भी आपको कहीं दिखेंगे नहीं। तो मैं इस बात को कह रहा था कि ये कुछ अनुभव थे, कुछ अनुभव जैसे हमने ये फील किया कि इस शुरू में ये आम तौर पे एक धारणा थी कि ये राहत अभियान जो है ये किसी इस तरह के पॉलिटिकल पार्टियों का और इस तरह का उनका ये काम उस तरह का नहीं है, ये शायद काम कुछ एनजीओ का है, कुछ इस तरह के स्वयंसेवी संस्थाओं का है। हमने इसको खारिज किया। ये जिस किस्म का ये महामारी का दौर है, हम लोगों ने ये अभियान इसलिए चला पाए कि ये कोई एनजीओ वर्क नहीं है, ये इस दौर का क्लास स्ट्रगल है। ये कह लीजिए कि इससे बड़ा कोई रिवोल्यूशनरी वर्क जो है आप इस दौर में आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इससे बड़ा कोई इस तरह का आप जो है इस दौर में अगर आप कुछ भी क्रांतिकारी काम करना चाहते हैं, कुछ भी बदलाव के लिए जो कुछ भी ताकते हैं, जो कुछ बदलाव के लिए कुछ इस दौर में लगातार सामने, तो उनके लिए इससे बड़ा कोई काम और नहीं हो सकता है। और ये पहलू जब हम लोग महसूस किए, पूरी टीम ने महसूस किया, तब आप देखेंगे कि उसमें अंतर है। या आप अगर उसको इस पे कहीं किसी भूगोल में, किसी भौगोलिक काल में आप देखिए कि भारत जैसे देश में जैसे जो है जाति के खिलाफ, जाति विनाश के खिलाफ जो स्ट्रगल है, जेंडर क्वेश्चन पे जो स्ट्रगल है, इस तरह से आदिवासी क्वेश्चन पे जो स्ट्रगल है, आप इस स्ट्रगल को जो है आप क्या कैसे देखेंगे? आप इस स्ट्रगल को इस दौर में कैसे देखेंगे? ये क्लास स्ट्रगल है, ये रिवोल्यूशनरी वर्क है, यहाँ पे एक उसको देखेंगे। या इसको अगर दूसरे रूप में भी अगर देखा जाए कि राहत को भी आप अगर किसी चीज को, किसी भी चीज को, किसी भी मसले को आप किस रूप में लेते हैं, आप किस रूप में उसको लेते हैं? जब आप उसको एक लंबे जो बड़े आंदोलन चल रहे हैं बदलाव के, उसे लिंक करने की कोशिश के तहत अगर आप उसको देखते हैं तो वो बात बदल जाती है। और इसलिए हमने देखा कि हमने केवल राहत नहीं किया, हमने रिश्ते बनाए, और फिर ये रिश्ते आप देखेंगे जो बड़े बदलाव के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं उसके साथ गहरा जो है उसके साथ जुड़ाव उसने किया, और जो हमारा एक धारावाहिक आंदोलन चल रहा था उसको उसने और ज़्यादा मजबूत किया, उसको अगले चरण में हमको जो है वो हमको ले गया। और इसमें कुछ चीज़ें और कहना चाहते हैं कि ये आप ये समझिए कि कुछ अंत में कुछ बातें करते, उसके बाद आपका सवाल रहेगा कि पहली बार मैंने मोदी काल में कोशिश हुई है कि नागरिक समाज को खास करके एक हिस्से को डरा दिया जाए। उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश में नागरिक कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूसा जा रहा है इसी समय, और बड़े पैमाने पर जामिया से लेकर के और पूरे जिस तरह से तमाम इस तरह के जो दलित आंदोलन से, लेफ्ट आंदोलन से और इस तरह के प्रोग्रेसिव आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, जो खास करके मोदी दौर के अटैक में जिस तरह से लगातार आंदोलनों में थे और जिस तरह से उनको अंदर किया गया। तो ये कोशिश है इस मोदी काल में, ये भी एक है कि कैसे जो है डरा दिया जाए नागरिक कार्यकर्ताओं को। और इस समय जो है एक कोशिश ये है। दूसरी कोशिश है कि नागरिक समाज के एक हिस्से में जहर भर दिया जाए, उसको गरीबों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, उसको गरीबों के को लेकर के घृणा बढ़ा दिया जाए, उसके बीच की दूरी को और चौड़ा कर दिया जाए। ये जो इस दौर का हमने राहत कैंपेन चलाया है, इसने जो है उन हिस्सों में, नागरिक समाज के उन हिस्सों में जो लड़ना चाहते हैं इस सरकार से, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। हमने एक उपलब्धि के बतौर हमने इस दौर में देखा। और दूसरा, जो नागरिक समाज थोड़ा सा गलत नज़रिए से प्रोग्रेसिव आंदोलनों को नज़रिए से तमाम जो गरीब हिस्से को उसके साथ एक दूरी बनती जा रही थी, उस दूरी को भी हमने इस राहत अभियान ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाट दिया। ये भी एक बहुत उपलब्धि है, हम समझते हैं आने वाले समय में कि ये एकता, ये मजदूरों गरीबों का ये जो नागरिक समाज से जो एकता है वो और ज़्यादा जो है इस अभियान ने मजबूत किया है। और ये कहते हुए हम
मैं इतनी ही बातें कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। आमतौर पे हम इस तरह की बातों में नहीं रहते हैं, लेकिन रामायण जी का, अवधेश जी का बहुत ज़्यादा दबाव था, तो ठीक है। ये कुछ मोटी बातें थी। अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसी बातें हों जो आप लोग हमसे और कुछ बात करना चाहते हो, तो हम आप लोगों से फिर अभी बात जारी रख सकते हैं। ये जो एक सवाल है, ये जो रामायण जी का, दीपक जी का भी है, ये बुनकरी वाला जो सवाल है, वो आप कह सकते हैं कि उनके सामने ये आप खुद ही जान रहे हैं कि ये लगभग बहुत गहरे संकट में ये रहा है। और इस खास करके मोदी जी के आने के बाद जिस तरह का बड़ी पूंजी का दबाव है इनके ऊपर, इस सरकार के ऊपर, तो इसने और बुनकरी को संकट में डाला है। इस दौर में हम लोगों ने ये जो कैंपेन था, खास करके बनारस के अंदर, तो वो जो सरैया वाला इलाका है बनारस के अंदर, जो बुनकर इलाका है, जो बजरडीहा वाला जो इलाका है, इस इलाके में हमने देखा, ये बड़ी बाज़ार का बनारस के अंदर जो बुनकर इलाका है, जो उसमें जो है एक चीज़ हमने फील किया कि इस दौरान जो है ये इस दौरान जो संकट था उनका, भूख का संकट, वो बेहद चरम स्तर पे चला गया। और उनका अब स्थिति ये है कि इस दौरान जो है बड़े पैमाने पर उनके अंदर के जो तनाव थे वो कई गुना बढ़े। लेकिन एक चीज़ मैंने इसमें फील किया कि नागरिक समाज का आम तौर पे बुनकरों से जो एक दूरी बनी रहती थी, उसने ज़्यादातर जो मदद अभियान था उसका सेंटर पॉइंट बुनकर बना। सबसे ज़्यादा अगर कह लीजिए कि बुनकर साथियों के नाम पर, बुनकर समाज के लिए जो है नागरिक समाज ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे आया। और इसके चलते हमारे राहत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा कह लीजिए कि बुनकरों पे केंद्रित था, बुनकरों के बीच था। और अभी वो एक बड़ी लड़ाई की एक तैयारी शुरू हो रही है। उनको उनके ताने बाने को लेकर के, उनको अपने धंधे को शुरू करने को लेकर के उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर, उनके ऊपर ज़्यादा डर है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि लेकिन ये डर अपनी चरम सीमा पे जा चुका है। और आने वाले समय में अभी एक बड़ी बैठक हम लोग परसों नरसों इस पे करने जा रहे हैं बुनकर समाज की तरफ से, कि उनके रोजगार का जो सवाल है, उनको अपनी चरखे, उनके अपने जो है पावर लूम, उनके अपने जो है धंधे को, उनके अपने रोजगार को, और उस रोजगार से जुड़े हुए जो है ताने बाने की दुकान को, तमाम इस तरह से जो एक माहौल है उसको या तो खोला जाए या हम अब सड़क पे आ जाएंगे। और वो अगर सचमुच इस हालत में है कि अगर इस दौर में अगर उनके इंतजामात उनके अगर नहीं किए गए, तो ये आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आप ये पाएंगे कि जो सबसे बड़ा आंदोलन कोई बनारस के अंदर, कोई जब सबसे शुरुआत का आंदोलन जो नेतृत्व कर सकता है इस बनारस के अंदर, वो बुनकरों का आंदोलन आप पाएंगे कि आने वाले समय में वो सड़क पे होंगे और एक बड़े आंदोलन की तरफ वो बढ़ेंगे। ये एक संभावना, और उसके साथ साथ ढेर सारे जो असंगठित हिस्सा है वह भी उस आंदोलन के साथ जुड़ेगा। तो ठीक है मित्रों, सभी का धन्यवाद, जनमत के साथियों का धन्यवाद। मैं अभी अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को इंकलाब जिंदाबाद। आप